मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैडम मेरे 2 मिसकैरेज हो चुके हैं, इसलिए मैं आपसे सलाह लेना चाहती हूँ। देखिए, इसमें चिंता की बात नहीं है। 2 से 5% तक के कपल्स होते हैं जिनमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि बार-बार मिसकैरेज हो जाएँ। और जब 2 या 2 से ज़्यादा बार मिसकैरेज होते हैं तो हम इसे रिकरेंट मिसकैरेज या रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने में आती है 2 से 5% लोगों में, पर इनके लिए हल निकाला जा सकता है। इसमें डरने की या घबराने की बात नहीं होती। तो मैडम इस तरह से बार-बार मिसकैरेज होने के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, ऐसा होता है कि बार-बार मिसकैरेज होने के जब हम कारण ढूँढने जाते हैं तो लगभग 50% लोगों में कारण पता नहीं चल पाता है और अधिकांश लोगों में जेनेटिक प्रॉब्लम्स वगैरह देखने में भी आते हैं। पर यदि हम देखने जाएँ कि भई क्या-क्या अलग-अलग कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बार-बार गर्भपात हो जा रहा है, मिसकैरेज या जिसको कोई अबॉर्शन भी कहता है, हो रहे हैं, तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि हम जेनेटिक कॉजेज़ को ढूँढने की कोशिश करते हैं। जेनेटिक कॉजेज़ का मतलब है आनुवंशिक प्रॉब्लम्स तो नहीं है। जैसे हम सब इंसान जो है, हमारा बेसिक फार्मूला जो है, कहिए कि हम सबके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये 23 जोड़ियों में रहते हैं। तो जोड़ियों में हमारे पास जो जोड़ियां हैं उसमें से जोड़ी का एक हिस्सा माँ से आता है और एक हिस्सा पिताजी से आता है और इस तरह से 46 क्रोमोसोम्स हमारे शरीर के प्रत्येक सेल के अंदर होते हैं। तो जब भ्रूण तैयार होने का काम चल रहा होता है, मतलब एग में जो 23 क्रोमोसोम्स है और स्पर्म में जो 23 क्रोमोसोम्स है, ये मिल के जब एम्ब्रियो बन रहे हैं तो वो 46 बन गए, 23 और 23। इस प्रक्रिया में यदि कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है या फिर क्रोमोसोम्स के अंदर में होते हैं जीन्स, तो यदि जीन्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कि समझिए भ्रूण तैयार होने की स्थिति में कुछ पार्ट ज़्यादा डुप्लीकेट हो गया, डबल हो गया या उससे ज़्यादा, या कुछ पार्ट टूट के खो गया है जिसको हम बोलते हैं डिलीशन, तो इस तरह की जो दिक्कत होती है उन्हें हम जेनेटिक प्रॉब्लम्स या क्रोमोसोमल इश्यूज बोलते हैं। तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरा, कभी कभी शारीरिक प्रॉब्लम हो सकते हैं। शारीरिक प्रॉब्लम में आता है कि जैसे यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, गर्भाशय में प्रॉब्लम है। अब गर्भाशय की प्रॉब्लम से अर्थ ये होता है कि या तो उसका शेप बराबर नहीं है या गर्भाशय के अंदर में कोई पर्दा है जिसे हम सेप्टम बोलते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को बढ़ने के लिए जगह नहीं मिल पा रही, या प्रेगनेंसी उस सेप्टम पे, उस पर्दे पे जाके लगी है और उस जगह पे वो अच्छे से पनप नहीं सकती, इसलिए मिसकैरेज हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं। इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा। इम्यूनिटी, अब कोरोना के बाद बहुत से लोगों को समझ में आने लगी कि इम्यूनिटी क्या होती है। तो इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़ में प्रेगनेंसी के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं। ये कुछ प्रतिशत महिलाओं में होता है। तो वो एंटीबॉडीज़ जो है, जैसे ही प्रेगनेंसी आती है उसके अगेंस्ट में काम करने लगती हैं। क्योंकि देखिए, नॉर्मल प्रेगनेंसी में जब भी कोई एक महिला को नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है, शरीर की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, या हम कह सकते हैं उसमें बदलाव आता है, क्योंकि ये जो भ्रूण अंदर तैयार हो रहा है ये महिला के शरीर का हिस्सा नहीं है, तो बॉडी को उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो जो इम्यूनिटी के चेंजेस आते हैं, तो जिन महिलाओं में इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वहाँ पर वो चेंजेस नहीं आ पाते हैं। तो ये इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये बार बार गर्भपात हो जाता है, या फिर कुछ हार्मोन इम्बैलेंसेस हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो या दूसरे शरीर के जो हार्मोन्स है जिसकी वजह से वो एग जो बन रहा है वो अच्छा नहीं बना है, या प्रेगनेंसी को जो आगे सपोर्ट चाहिए है वो महिला के शरीर में मिल नहीं पा रहा है। फिर कई बार ये देखने में आता है कि खून में जो थक्का बनने की प्रक्रिया है, जो हमारा ब्लड क्लॉट होता है, जैसे ही चोट लगती है उसके कुछ समय में क्लॉट हो जाता है। तो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं इनका इम्बैलेंस हो जाता है, इनको थ्रोम्बोफिलियाज कहा जाता है। तो प्रेगनेंसी जब माँ के शरीर में ठहर रही है तो माँ के खून से ही प्रेगनेंसी पूरी पनपनी है, और ये जो थ्रोम्बोफिलिया वाले पेशेंट्स होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, तो उसमें जो बैलेंस चाहिए होता है कि जो खून का थक्का बनाने की क्षमता है और खून पतला करने की क्षमता है, उसमें इम्बैलेंस आता है। ये बहुत ही हम माइन्यूट लेवल पे जाकर चीज़ें देखते हैं जिनके ये कारण नजर आते हैं कि भाई इन वजह से प्रेगनेंसी ठहर नहीं पा रही है। फिर उसके बाद बहुत बार लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं, जैसे किसी को स्मोकिंग की आदत है, अल्कोहल की है, ड्रग्स की है, तो इसमें जो शरीर में चेंजेस हो जा रहे हैं उसके कारण प्रेगनेंसी पनप नहीं पाती। या फिर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे महिला का वजन बहुत ज़्यादा है, ओबीस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उनमें भी जो इम्बैलेंसेस हो जा रहे हैं बॉडी में, तो उसके कारण प्रेगनेंसी को पनपने में दिक्कत आती है। हार्मोन्स के बारे में हमने बात करी है। तो ये कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ठहरी तो है पर वो आगे बढ़ नहीं पाती है। तो फिर इन कारणों की जांच कैसे कर सकते हैं? देखिए, जैसे आप अभी मेरे पास इस तरह की परेशानी से आए, बहुत बार ऐसा होता है कि एक गर्भपात होने के बाद, एक मिसकैरेज होने के बाद ही कपल चाहता है कि नहीं, अगली प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले हम डॉक्टर से मिलें।
तो अब जैसे हम आपके लिए सबसे पहले आपका एक फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, आपका बॉडी मास इंडेक्स यानी आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन कितना होना चाहिए, इसे हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। ये आपका हेल्दी रेंज में होना चाहिए। यदि मुझे कुछ फैक्टर्स मिलते हैं आपकी हिस्ट्री में, जैसे सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग वगैरह कुछ ऐसा, तो वो हम आपको टोटली बंद करने के लिए बोलेंगे। ये महिला के लिए ही नहीं, साथ के पार्टनर के लिए भी रहता है कि वो भी अपने इन सब आदतों को, जब तक प्रेगनेंसी प्लान करना है उन्हें ये रोकना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम ब्लड टेस्ट के लिए कहते हैं। तो ब्लड टेस्ट में मुझे आपकी सिंपल कंप्लीट ब्लड काउंट चाहिए रहेगा कि कहीं एनीमिया तो नहीं है। मैं आपको थैलेसीमिया के लिए भी चेक करूंगी। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर से हम सिकल सेल एनीमिया या दूसरी ब्लड की प्रॉब्लम से उनको चेक करेंगे। आपके हार्मोन लेवल्स को चेक करना पड़ेगा मुझे कि भाई थायराइड तो नहीं है, प्रोलैक्टिन लेवल बढ़े हुए तो नहीं है। एक अल्ट्रासाउंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और वो अल्ट्रासाउंड पेल्विस जो रहेगा, मैं आपका 3 डायमेंशनल 3D अल्ट्रासाउंड करूँगी, क्योंकि 3D अल्ट्रासाउंड मुझे बच्चेदानी के अंदर की जो स्थिति होती है वो बहुत अच्छे से बता सकती है कि अंदर में, जैसे हम बात कर रहे थे कि कहीं सेप्टम तो नहीं है या कहीं कुछ पर्दा है क्या जिसको मुझे प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले ठीक करना पड़े, तो उन सब चीज़ों को मुझे देखना पड़ेगा। इसके अलावा फिर मैं ये भी देखूंगी कि आप जो कपल आए हैं उन कपल का कैरियोटाइप यानी जो 46 क्रोमोसोम्स हैं अपने, वो बराबर है कि नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ ठीक चल रही है तो क्रोमोसोम्स देखने की बात नहीं आती, पर प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं उस टाइम पर हम जब कैरियोटाइप देखते हैं, कैरियोटाइप है ना जो क्रोमोसोम्स पूरे 23 जोड़ी बराबर हैं कि नहीं, उस स्टडी को कैरियोटाइप कहते हैं। तो कैरियोटाइप में तब कपल में या तो दोनों में प्रॉब्लम नजर आ जाए या किसी एक पार्टनर में प्रॉब्लम दिख रही है जिसकी वजह से रिकरेंट मिसकैरेज या बार बार गर्भपात हो रहा है। इसके अलावा कभी ऐसा होता है कि भाई अल्ट्रासाउंड के टाइम पे हमें पता चला कि भाई ये प्रेगनेंसी ठीक से बढ़ी नहीं है, इसमें बच्चे की धड़कन नहीं है, तो उस समय पर मैं सलाह दूंगी कि फिर उस प्रेगनेंसी का हम डीएनसी करके, मतलब उसको इवैक्यूएट करके, वो प्रोडक्ट्स जो हैं, जो प्रेगनेंसी के प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम जेनेटिक लैब भेजें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यदि हम जेनेटिक लैब में उन प्रोडक्ट्स को भेजकर उसमें एक स्पेशल टेस्ट माइक्रो एरे, यहाँ पर हम कैरियोटाइप भी नहीं करेंगे, और उससे बड़ा वाला एक टेस्ट होता है माइक्रो एरे, तो हम माइक्रो एरे करेंगे। उस माइक्रो एरे में हम जानना चाहेंगे कि कहीं कुछ डिलीशन, मतलब जो जीन का पार्ट मैं बता रही थी डिलीट हो जाता है या डुप्लीकेट हो जाता है, तो डिलीशन या डुप्लीकेशन तो नहीं है, वो भी स्टडी हो सकता है। तो इस तरह की टेस्ट से हमें आइडिया लगता है कि हमें कौन सी लाइन पे कपल को हेल्प करना है। ओके, तो क्या मुझे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है? हाँ बिल्कुल, इसमें बिल्कुल मायूस होने की बात नहीं होती है। यहाँ तक कि किसी को 3 मिसकैरेजेस भी हुए होते हैं तो अराउंड 65% ऑफ द वुमेन उनको नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है। बस इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगी कि आपको टेस्ट करने होंगे कि भाई कारण क्या है। यदि इस प्रेगनेंसी के टाइम में ही पता चला है कि भाई ये बच्चा आगे नहीं बढ़ा है, पनपा नहीं है ये, तो हमें फिर लो रेजोल्यूशन माइक्रो एरे तो पक्के से करा के और जानना चाहिए कि कहीं उसमें कुछ दिक्कत थी, तो वहां से हमारी टेस्ट शुरू होंगी कि भाई इस बच्चे में प्रॉब्लम आई, तो उस हिसाब से हम पेरेंट्स को चेक करें और परिवार में भी ज़रूरत पड़े तो चेक करें। उसके अलावा बाकी टेस्ट जो होंगे उसमें हमें कारण मिलेगा, तो उन कारण पे हम आपको ट्रीट कर सकते हैं। यदि इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, थ्रोम्बोफिलिया वाले फैक्टर्स हैं, तो आपको टैबलेट इकोस्प्रिन या एस्पिरिन देनी पड़ती है ताकि खून पतला रहे। कभी कभी किसी को लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन एक इंजेक्शन होता है जो लगता है, और वो प्रेगनेंसी में जैसे ही धड़कन आती है वहाँ से शुरू होके तो 8वें महीने तक वो इंजेक्शन रोज़ लगता है। हाँ, थोड़ी तकलीफ वाली बात रहती है, पर वो इंजेक्शन एक बहुत ही महीन सुई से लगाते हैं तो ज़्यादा परेशानी नहीं रहती। पर वो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन और इकोस्प्रिन की मदद से हम प्रेगनेंसी को पूरे 9 महीने तक चला सकते हैं। पर इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि इस तरह की परेशानी में आप एक फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट से ज़रूर प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले मिले, पहले कारण जानें कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये तकलीफ हो रही है, तो डेफिनेटली आपको एक नॉर्मल प्रेगनेंसी और एक हेल्दी बच्चा मिलेगा। ओके, थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट।